गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेस्ट 3 का रिमेनिंग पोर्शन यानी क्वेश्चन नंबर 76 to 150 डिस्कस करेंगे। डिस्कशन चालू करने से पहले सारे बच्चों को मकर संक्रांति की शुभ मुबारक। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 76 डिस्कस करने से पहले कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर 75 ये था कि वेयर इज द ओरिजिन ऑफ महानंदा रिवर। महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। हम लोग इस पे जवाब हमारा ये था कि हिमालय में महानंदा नदी की उद्गम है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का नाम है कुर्सेओंग और कुर्सेओंग में ही महल हल्दीराम एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है पगला झोरा। एट अ प्लेस नोन एज कुर्सेओंग। Kurseong is situated in Darjeeling district of West Bengal, and in Kurseong there is a hill known as Haldiram Hills, and there is a waterfall in this Haldiram Hills known as Pagla Jhora, and Pagla Jhora waterfall is the origin of Mahananda river. This is what we discussed yesterday in question number 75. Question number 76. At which place Mahananda enters plain? महानंदा किस स्थान पे मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। जैसा कि हम लोग बात किए थे बच्चों कि ये हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदी है। तो ये हिमालय की नदी है, ये आपके दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से निकलकर ये नीचे सिलीगुड़ी तक पहुंचती है और सिलीगुड़ी पे पहुंचना कहने का मतलब इसकी मैदानी क्षेत्र जो है इसी सिलीगुड़ी से चालू हो जाता है। तो सही आंसर है हमारा सिलीगुड़ी। सही आंसर है हमारा सिलीगुड़ी। 76. एट विच प्लेस महानंदा एंटर्स प्लेन। एट विच प्लेस महानंदा एंटर्स प्लेन। The correct option is B, near सिलीगुड़ी। महानंदा किस स्थान पे मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो सिलीगुड़ी के पास। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। एट विच प्लेस महानंदा रिवर एंटर्स बांग्लादेश। महानंदा नदी किस स्थान पे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो महानंदा नदी बांग्लादेश में एक जगह है, जगह का नाम है टेंटुलिया। जगह का नाम है टेंटुलिया और टेंटुलिया जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट या पंचगढ़ जिला। तो बांग्लादेश में पंचगढ़ जिला में पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टेंटुलिया नामक जगह पे महानंदा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। सो एट विच प्लेस महानंदा रिवर एंटर्स बांग्लादेश। इट एंटर्स नियर टेंटुलिया। और ये बात की बात है कि टेंटुलिया कहां पे है तो टेंटुलिया पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। बांग्लादेश का डिस्ट्रिक्ट है, बांग्लादेश का ये जिला है पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो महानंदा नदी किस स्थान पे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो प्रवेश करती है टेंटुलिया। 77 का है ए। 77 का है ए। क्वेश्चन नंबर 78। फ्रॉम विच प्लेस महानंदा रिवर टर्न्स बैक एंड एंटर्स इंडिया। अब देखिए टेंटुलिया में प्रवेश करती है, टेंटुलिया के निकट जो है बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। यानी टेंटुलिया के पास महानंदा नदी जो है ये प्रवेश करती है टेंटुलिया नदी के पास, टेंटुलिया जगह पे। लेकिन टेंटुलिया के बाद ये करीब 3 किलोमीटर चलती है, टेंटुलिया के आगे 3 किलोमीटर चलती है और फिर ये वापस यू टर्न ले लेती है। तो क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है कि फ्रॉम विच प्लेस महानंदा रिवर टर्न्स बैक एंड एंटर्स इंडिया। तो टेंटुलिया के आगे
3 किलोमीटर तक चलती है, 3 किलोमीटर के बाद ये वापस आ जाती है। तो 78 का सही ऑप्शन है ए। 78 का सही आंसर है ए, टेंटुलिया। 78 का है सही ऑप्शन ए, टेंटुलिया। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 79, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स महानंदा रिवर फ्लोज इन बिहार। निम्नलिखित में से किस जिले से होकर महानंदा नदी बिहार में बहती है। अब इस मैप को देखिए, इस मैप को देखिए, आपको महानंदा नदी जो है किशनगंज में आई, किशनगंज से पूर्णिया और पूर्णिया से ये कटिहार। तो बिहार में 3 जिलों में बहती है, एक है आपका किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया और तीसरा है कटिहार। तो सही आंसर है 79 का किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो चलिए क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं हम लोग। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स महानंदा रिवर फ्लोज इन बिहार। तो इट फ्लोज इन किशनगंज, इट फ्लोज इन पूर्णिया, फ्रॉम पूर्णिया इट गोज टू कटिहार। तो 79 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन। 79 को हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले से होकर महानंदा नदी बिहार में बहती है। किशनगंज में प्रवेश करती है, किशनगंज से ये पूर्णिया जाती है और पूर्णिया से फिर ये कटिहार। तो ये 3 महत्वपूर्ण जिला है जिसके तहत महानंदा नदी बिहार में बहती है। तो 79 का सही ऑप्शन है डी। अब क्वेश्चन नंबर 80, एट विच प्लेस महानंदा रिवर एंटर्स वेस्ट बंगाल आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम बिहार। महानंदा नदी बिहार से बहने के बाद यानी कटिहार से निकलने के बाद किस स्थान पे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो ये देखिए, आप ये देखिएगा कि कटिहार से निकलने के बाद ये पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, और जो पश्चिम बंगाल में जहाँ एंटर करती है उस जगह को हम लोग मालदा कहते हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं मालदा, उस जगह को हम लोग कहते हैं मालदा। तो एट विच प्लेस महानंदा रिवर एंटर्स वेस्ट बंगाल आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम बिहार। तो इट रीचेज मालदा डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट इज इन वेस्ट बंगाल। महानंदा नदी बिहार में बहने के बाद मालदा जिला में प्रवेश करती है। तो 80 का सही ऑप्शन है ए, 80 का सही ऑप्शन है ए। आप देखिए इस मैप में देखिए कि ये कटिहार से माफ कीजिएगा, महानंदा नदी किशनगंज में प्रवेश करती है, किशनगंज जिला से पूर्णिया, पूर्णिया से कटिहार और कटिहार के बाद ये जहाँ जाती है वो है मालदा। ये पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र है मालदा, और यहाँ से कटिहार से निकल के आपकी महानंदा नदी मालदा पहुँचती है। मालदा आपका पश्चिम बंगाल में है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 80 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, वेयर डज महानंदा ज्वाइंस गंगा रिवर। महानंदा गंगा नदी में कहाँ मिलती है। तो महानंदा मिलती है, जगह का नाम है गोदागिरी। गोदागिरी किस जिले में पड़ता है। तो गोदागिरी पड़ता है नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट, और नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये है आपका बांग्लादेश। तो महानंदा कहाँ गंगा नदी में मिलती है। तो मिलती है गोदागिरी नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश। महानंदा गंगा नदी में कहाँ मिलती है। तो बांग्लादेश के नवाबगंज जिले के गोदागिरी में। 81 का सही ऑप्शन है ए, 81 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं हम लोग बिहार में, बिहार का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के चरम पूर्व में स्थित है। मैप देखिए, चरम पूर्व में सबसे एक्सट्रीम ईस्ट में तो आपका ये महानंदा नदी ही है। तो 82 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि महानंदा। 82 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि महानंदा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानंदा रिवर। मैंने महानंदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, और उसमें शर्त यह है कि बाएं किनारे पे, बाएं तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से, ये महानंदा नदी के लेफ्ट हैंड साइड से इनको ज्वाइन करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानंदा रिवर। तो दानके है, पिटानू है और नागर है। 83 का सही ऑप्शन है ए, बी और सी।
निम्नलिखित में से कौन महानंदा नदी की बाएं किनारे की सहायक नदी है? तो वह है दानके, पितानू और नागर। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही ऑप्शन है ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 83 का सही ऑप्शन है ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 84 चलते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानंदा रिवर? कौन महानंदा नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं? तो ये एक है भांगा, बी है बूढ़ी गांगी, सी है मेची और कनकाई और डी है बालरंग। यानी 84 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 81 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 84 का सही ऑप्शन है भंगा, बूढ़ी गांगी, मेची और कनकई और बालारंग। ये पांचों सहायक नदियां, ऑल दिस 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानंदा ज्वाइन महानंदा फ्रॉम इट्स राइट साइड, फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड। महानंदा नदी को दाहिने किनारे से दाहिने किनारे में आके मिलती है। तो ये ए, बी, सी, डी ये आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85, वेयर इज द ऑरिजिन ऑफ दानके रिवर? दानके नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दानके नदी का उद्गम स्थल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, जलपाईगुड़ी जिला में है। तो 85 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 86, वेयर इज द ऑरिजिन ऑफ पिटानू रिवर? पिटानू भी ये आपकी महानंदा नदी की सहायक नदी है। तो पितानू नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये है आपका सूर्यपुर परगना, ये है आपका सूर्यपुर परगना। 86 का है डी। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा फ्लोज ऑन द बॉर्डर ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल? माने बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पे कौन सी नदी बहती है? कौन सी महानंदा नदी की सहायक नदी बहती है? विच ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर्स फ्लोज ऑन द बॉर्डर ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल? तो 87 का सही ऑप्शन है सी यानी नागर। 87 का सही ऑप्शन है सी यानी नागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा हैज इट्स ऑरिजिन इन नेपाल? महानंदा नदी की निम्नलिखित में से किस सहायक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है? तो एक है आपका बी ऑप्शन बूढ़ी गांगी, बूढ़ी गांगी इसका उद्गम स्थल नेपाल में है। और दूसरा है कनकाई, दूसरा है कनकाई सी ऑप्शन, ये भी आपका इसका भी उद्गम स्थल नेपाल में है। और कनकाई जो है महानंदा नदी की मुख्य सहायक नदी है। कनकाई इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर, प्लीज नोट इट डाउन। सो 88 का सही ऑप्शन है बी, 88 का सही ऑप्शन है सी। 88 का सही ऑप्शन है बूढ़ी गांगी और सही ऑप्शन है सी कनकाई। चलते क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा फ्लोज ऑन द बॉर्डर ऑफ बिहार एंड नेपाल? अब बिहार और नेपाल की सीमा, एक प्राकृतिक सीमा पे या प्राकृतिक सीमा कौन सी महानंदा नदी की सहायक नदी बनाती है? या कौन सी महानंदा की सहायक नदी बिहार और नेपाल के सीमा पे बहती है? तो आंसर है मेची, आंसर है मेची, आंसर है 89 का मेची यानी 89 का सी। क्वेश्चन नंबर 90, वेयर डज कनकाई रिवर ज्वाइंस महानंदा? कनकाई नदी महानंदा में कहाँ मिलती है? जैसा कि पहले भी बात कर चुके हैं, कनकाई इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर। कनकाई नदी महानंदा नदी की मुख्य सहायक नदी है। और कनकाई नदी महानंदा में कहाँ मिलती है? तो मिलती है बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ मिलती है? इन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सो क्वेश्चन नंबर 90 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग बिहार गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अनुसार, जो बिहार गवर्नमेंट अपने आधिकारिक रिपोर्ट ऑफिशियल डाटा में जो नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी ऐसी उद्योग जो कृषि पे आधारित नहीं है, उस पे हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। और इस क्वेश्चन का जो शीर्षक है वो है आपका बिहार में हथकरघा के संकरदन वाले जिले, यानी हथकरघा का कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड जिला है, यानी हैंडलूम एंड पावर लूम इन बिहार।
कौन कौन सा जगह है जहाँ पे हम लोग को हैंडलूम और पावर लूम का प्रोडक्ट मिलता है, कौन कौन सा जगह है जहाँ पे हम लोग हथकरघा का जो है उत्पादन हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए इसी को क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स भागलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पेशलाइजेशन है ना, कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का किस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद में भागलपुर जिला विशिष्ट है। तो सिल्क एंड कॉटन ये सही है, सिल्क एंड कॉटन आपका सही है। फर्निशिंग क्लोथ एंड स्टेपल चादर भी सही है। एक्सपोर्टेबल सिल्क एंड लिनन क्लोथ भी सही है। रेशम और सूती सही है, भागलपुर विशिष्टता है, स्पेशलाइजेशन है। सजावटी कपड़े और स्टेपल चादर की भी विशेषता है भागलपुर में। निर्यात योग्य रेशम जो एक्सपोर्ट होता है सिल्क और लिनन का कपड़ा। तो 91 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प या ऑल द ऑप्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बांका डिस्ट्रिक्ट स्पेशलाइजेशन है ना, बांका डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलाइजेशन किस किस प्रोडक्ट में है। तो तसर सिल्क यस है, एक्सपोर्टेबल सिल्क क्लोथ यस ये है, कॉटन टॉवल है। हिंदी में बांका जिला निम्नलिखित में से किस उत्पाद में विशेषज्ञता रखता है। तो तसर सिल्क, निर्यात योग्य रेशमी कपड़ा, सूती तौलिया और गमछे भी। तो 92 का सही ऑप्शन है आपका डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं कि गया डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलाइजेशन किस में है, गया जिला की विशेषता किस में है, किस उत्पादन में, किसके उत्पादन में ये जिला विशिष्ट है, किस उत्पाद में गया जिला माहिर है, किस प्रोडक्ट में गया डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलाइजेशन है। तो कॉटन लॉन्ग क्लोथ ये सही है, बेडशीट ये भी सही है, टॉवेल ये भी सही है। तो 93 का कॉटन लॉन्ग क्लोथ इज करेक्ट, बेडशीट इज करेक्ट, टॉवेल इज करेक्ट। तो 93 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। गया जिला निम्नलिखित में से किस उत्पाद में माहिर है। सूती कपड़ों के थान यस, कॉटन लॉन्ग क्लोथ का मतलब होता है थान, सूती कपड़ों के थान यस, चादर यस, तौलिया और गमछे यस। तो 93 का है सही ऑप्शन डी। 94 देखते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स नालंदा डिस्ट्रिक्ट हैज स्पेशलाइजेशन या नालंदा डिस्ट्रिक्ट स्पेशलाइजेशन इन विच प्रोडक्ट। तो ऑर्नामेंटल कर्टन एंड बेड कवर ये सही है, ऑर्नामेंटल कर्टन एंड बेड कवर एकदम सही है। इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल सही है, ऑर्नामेंटेड क्लोथ ये भी सही है। तो 94 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। नालंदा जिले की विशेषज्ञता देखते हैं हम लोग। सजावटी पर्दा सही है, बिस्तर का खोल ये भी सही है, आंतरिक सजावट सामग्री ये भी सही है, अलंकृत कपड़ा ये भी सही है। तो 94 का सही ऑप्शन है डी। चलते हैं हम 95 पे, और अब हम लोग देखते हैं कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में किस चीज़ का स्पेशलाइजेशन है। नवादा डिस्ट्रिक्ट जो है किस चीज़ में माहिर है। तो तसर सिल्क सही है, ड्रेस मटेरियल सही है, लिनेन सही है। तो 95 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। तो नवादा जिला में तसर सिल्क की जो है महारत हासिल है। महिलाओं के पोशाक के सामान यहाँ बहुत अच्छा मिलता है और लिनन भी यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। तो 95 का डी, सभी विकल्प। 96 देखते हैं। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलाइजेशन 96 है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पे। तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखते हैं कि फाइन कॉटन लॉन्ग क्लोथ, जिसको हम लोग सूती कपड़े का थान बोलते हैं, महीन सूती कपड़ी। तो मधुबनी में आपको सूती कपड़ा ही नहीं मिलेगा, महीन सूती कपड़ा जो है यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिलेगा, विशेषता है। यहाँ पे आपको धोती मिलेगा और यहाँ पे आपको कमीज का कपड़ा शर्टिंग मिलेगा। तो 96 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। 97 चलते हैं। 97 क्वेश्चन है औरंगाबाद और रोहतास के लिए। औरंगाबाद और रोहतास पे क्वेश्चन नंबर 97 है।
और वुलन ब्लैंकेट, ऊनी कंबल, यस। हाँ, वुलन कारपेट, ऊनी कालीन, हाँ यस। वुलन साड़ी, ऊनी साड़ी, हाँ यस। तो औरंगाबाद और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आपको ऊनी कंबल या वुलन ब्लैंकेट मिलेगा, वुलन कारपेट या ऊनी कालीन मिलेगा, वुलन साड़ी यानी ऊनी साड़ी मिलेगा। तो 97 का सही ऑप्शन है डी। 97 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। 98 चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैमूर डिस्ट्रिक्ट स्पेशलाइजेशन। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट की किसमें विशिष्टता है? तो वुलन कारपेट में है यानी ऊनी कालीन में है। बनारसी साड़ी के लिए भी कैमूर जाना जाता है और लिनन के लिए भी जाना जाता है। तो 98 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 99 अब हम लोग चलते हैं पटना और सिवान। पटना और सिवान किसी के लिए जाना जाता है भैया? तो कॉटन क्लोथ यानी सूती कपड़ा, फर्निशिंग क्लोथ यानी सजावटी कपड़ा, और लिनेन, यस। नोट्स बना लीजिएगा, लिनेन में कौन कौन है, तसर सिल्क में कौन कौन है, सजावटी कपड़े या फर्निशिंग क्लॉथ में कौन कौन है, इस तरह से आपका नोट्स रहेगा तो एक अच्छा होगा रिवीजन के लिए। तो 99 का सही ऑप्शन है डी यानी ऑल द ऑप्शंस या सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 100। अब हम लोग चलते हैं पूर्णिया और कटिहार पे। अब हमारा कंसंट्रेशन पूर्णिया और कटिहार, जैसा कि हम लोग जानते हैं वो जूट के लिए जगह जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या की विशेषता है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है? जूट बैग या जूट के थैले, जूट ब्लेंडेड मटेरियल यानी जूट को मिला के मिश्रित सामग्री, और इंटीरियर डेकोरेटिव मटेरियल। इंटीरियर डेकोरेटिव मटेरियल कहने आंतरिक सजावटी सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 100 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। अगला 10 क्वेश्चन हम लोग पर्यावरण पे बात करेंगे और पर्सपेक्टिव होगा, पृष्ठभूमि होगा हम लोग का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो हम लोग पहले से इस सीरीज को करते आ रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी। निम्नलिखित में से कौन पानी की गुणवत्ता के संकेतक हैं? मैंने अच्छा पानी, अच्छा जल होने के लिए कौन कौन सा मापदंड है? विच आर द पैरामीटर्स थ्रू विच वी विल कम टू द कंक्लूजन कि यस दिस वाटर इज ऑफ गुड क्वालिटी। और एक एक पॉइंट हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड टर्बिडिटी मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व है जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए जरूरी है। टर्बिडिटी का मतलब होता है हाउ क्लीन द वाटर इज। तो ए ऑप्शन सही है। पीएच एंड बायो इंडिकेटर्स। पीएच क्या है? पीएच मतलब यदि एसिडिटी हो जाएगा, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा पानी, तो एक्वेटिक लाइफ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी अच्छा नहीं है। बायो इंडिकेटर मतलब वो एनवायरमेंट कैसा है कि वहां पे लाइफ सपोर्ट कर सके। सी नाइट्रेट केमिकल्स। नाइट्रोजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट नाइट्रेट केमिकल्स भी हम लोग को देखना है बिकॉज दिस इज ऑल्सो हार्मफुल। एंड वाटर टेम्परेचर, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपके केमिकल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपके डिजॉल्व ऑक्सीजन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वाटर टेम्परेचर भी एक इंडिकेटर है। तो 101 का सही ऑप्शन है ऑल द ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन पानी की गुणवत्ता के संकेतक हैं? तो घुलित ऑक्सीजन सही है। गंधलापन, कितना पानी साफ है। पीएच यानी अम्लीय तो नहीं है। जैव संकेतक, एक पूरा पर्यावरण का परिप्रेक्ष्य लिया जाता है इसमें। पृष्ठभूमि की ये जल जो समुदाय है, ये पर्यावरण क्या इस जल में जीवित प्राणियों के लिए सही है या नहीं है, इसमें वनस्पति हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसलिए जैव संकेतक भी महत्वपूर्ण होता है। नाइट्रेट रसायन क्या है कि इसका मापदंड महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत ज़्यादा रसायन या बहुत ज़्यादा नाइट्रेट का यौगिक कंपाउंड जो है हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। और पानी का तापमान भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपका मापदंड है। तो 101 का सही ऑप्शन है सभी विकल्प।
101 सही ऑप्शन इज ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं हम लोग। What should be the range of dissolved oxygen for the fish to survive? मछली को जीवित रहने के लिए घुलित ऑक्सीजन का सीमा क्या है? तो 9.5 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर पानी में 9.5 मिलीग्राम एक निचला लिमिट है और सेफ रेंज है कि 12 मिलीग्राम पर लीटर, माने 12 मिलीग्राम प्रति लीटर, ये सेफ लिमिट है। तो 9.5 मिलीग्राम टू 12 मिलीग्राम पर लीटर इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। घुलित ऑक्सीजन का सही मापदंड है जिसके आधार पर मछलियां जो हैं जीवित रह सकती हैं ऐसी पानी में। तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही ऑप्शन है ए, 102 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज टर्बिडिटी? गंदलापन क्या है? यह स्वच्छ पानी का एक मापन है। इट इज अ मेजर ऑफ क्लीन वाटर, है ना, कितना साफ है उसको हम लोग टर्बिडिटी के आधार पे हम लोग नापते हैं। और इट इज अ मेजर ऑफ वाटर क्लैरिटी, ये पानी की स्पष्टता का माप है। मैंने पानी कितना स्पष्ट है, कि जल कितना स्पष्ट है, तो उसी के आधार पे हम लोग गंदलापन नापते हैं। तो टर्बिडिटी, व्हाट इज टर्बिडिटी? द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी। गंदलापन क्या है? तो ए और बी सही ऑप्शन है। 103 का सही ऑप्शन है ए और बी। चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। टर्बिडिटी की जो बात करते हैं तो कितना पानी साफ है ना, मेजरमेंट ऑफ क्लियर वाटर। वो इसलिए कि आप देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, एक कॉन्सेप्ट है कुल निलंबित ठोस, है ना। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये सब ये आपका निलंबित ठोस है। तो कितने ये ठोस जो है सस्पेंडेड है, कितने वाटर पार्टिकल्स में ये लोग हैं, ये मेजर करता है कि वाटर कितना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एक कॉन्सेप्ट है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, कुल निलंबित ठोस। अब इसमें आता क्या है? इसमें आता क्या है कि कोई भी ठोस जो कि 2 माइक्रोन से ज्यादा हो उसको हम लोग जो है कुल निलंबित ठोस में गिनते हैं। तो कोई भी ठोस, कोई भी पार्टिकल्स जिसका साइज 2 माइक्रोन से ज्यादा होता है उसको हम लोग टीएसएस में या टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में या कुल निलंबित ठोस में हम लोग लाते हैं। यह शब्द है कुल निलंबित ठोस। अब देखिए कि आपका कोई जीव है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे पादप हो, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, एल्गा हो, शैवाल हो, ये भी जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये मृत हो जाते हैं, व्हेन दे डाई, तो उनका जो वो सड़ना चालू होते हैं, तो ये भी एक निलंबित ठोस के रूप में वहां पे आपको मिल जाते हैं। तो इसको भी निलंबित ठोस में गिना जाता है जब इसका साइज 2 माइक्रोन से ज्यादा होता है। और बहुत सारे प्रदूषक होते हैं जैसे फास्फोरस, कीटनाशक या धातु, ये भी जब जल में होते हैं तो इसको भी हम लोग कुल निलंबित ठोस में या टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में हम लोग गिनते हैं। तो ये सब कुछ मापदंड है जो गंदलापन या टर्बिडिटी को मेजर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 104 इसी पे है, व्हाट इज टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स? तो पार्टिकल्स, जैसा हम लोग बात किए थे, पार्टिकल्स लार्जर देन 2 माइक्रोन्स फाउंड इन वाटर, ये टीएसएस में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में आता है। इसमें क्या क्या आता है? ग्रेवल आता है, सैंड आता है, सिल्ट आता है, क्ले आता है और एल्गे आता है। इसमें क्या क्या और आता है? तो पोल्यूटेंट्स लाइक फास्फोरस, पेस्टिसाइड्स और हेवी मेटल्स आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। कुल निलंबित ठोस क्या है? पानी में पाए जाने वाले 2 माइक्रोन से बड़े कण, जो कण जिनका आकार 2 माइक्रोन से ज्यादा है उसको हम लोग टीएसएस या कुल निलंबित ठोस कहते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है? बजरी आता है, रेत आता है, गाद आता है, मिट्टी आता है और शैवाल आता है, यदि इनका आकार 2 माइक्रोन से ज्यादा है। इसमें फास्फोरस भी आएगा, कीटनाशक भी आएगा या
भारी धातु जैसे प्रदूषक भी इसमें आते हैं। जिसका भी साइज 2 माइक्रोन से ज़्यादा है वो आपके टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, अंग्रेजी में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कहते हैं, हिंदी में इसको कुल निलंबित ठोस कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म है TSS, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। आई होप इट्स क्लियर। अब चलते हैं 105 पे। व्हाट आर बायो इंडिकेटर्स? जैव संकेतक क्या है? क्या है ये जैव संकेतक, है ना? तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर बायो इंडिकेटर्स, तो ये जैव संकेतक क्या है? ऑर्गेनिज्म यूज टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। एक ये तंत्र है, एक पर्यावरण का एक तंत्र है, इकोसिस्टम है, ये पारिस्थितिकी तंत्र है, जिससे हम लोग को मालूम चलता है कि क्या भाई यहाँ पे जीव के लिए उपयुक्त वातावरण है कि नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है ये सही है। क्वांटिटी ऑफ माइक्रो एल्गा प्रेजेंट इन वाटर, जल में उपस्थित सूक्ष्म शैवाल की मात्रा, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रहना, ये बहुत ज़्यादा बहुत कम दोनों ही खराब है, संतुलन को बिगाड़ देगा। तो ये भी इसमें नापा जाता है, जल में उपस्थित सूक्ष्म शैवाल की मात्रा भी नापी जाती है। और दूसरा कि कितने प्लांट्स हैं, कितने प्लैंक्टन्स हैं, कितने एनिमल्स हैं और कितने माइक्रोब्स हैं, कितने पौधे हैं, कितने पलवलक हैं, कितने जानवर हैं और कितने सूक्ष्म जीव हैं, इनकी मात्रा। तो ए, बी और सी की मात्रा, या कह लीजिए बी और सी की मात्रा ही आपको बताती है कि ये जल जो है जीवन के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। इज दिस वाटर इज अ गुड क्वालिटी और नॉट, इस जल में गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाली जल है कि नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ए बी सी सारा आपका तथ्य और कॉन्सेप्ट ये सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वाटर बायो इंडिकेटर्स, क्वेश्चन हमारा है कि वाटर बायो इंडिकेटर्स। तो बायो इंडिकेटर्स आर क्वांटिटी ऑफ माइक्रो एल्गे प्रेजेंट इन वाटर, अमाउंट ऑफ प्लांट्स, प्लैंक्टन्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन वाटर। तो 105 का सही ऑप्शन है बी, 105 का सही ऑप्शन है बी, 105 का सही ऑप्शन है बी और 105 का सही ऑप्शन है सी। तो 105 करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी। हिंदी में जल में उपस्थित सूक्ष्म शैवाल की मात्रा सही है, पानी में मौजूद पौधे, पलवलक जानवर और सूक्ष्म जीवों की मात्रा ये भी सही है। तो 105 में, क्वेश्चन नंबर 105 में ए, बी और सी तीनों सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बी और सी आपका सही है। तो 105 क्वेश्चन नंबर 105 बी और सही, बी और सी सही ऑप्शन है। ये सब है आपके जैव संकेतक, बायो इंडिकेटर्स, इनका रहना ही, इनका मापन ही बायो इंडिकेटर कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस बायो इंडिकेटर्स इन द एनवायरमेंट? कौन पर्यावरण में जैव संकेतों को प्रभावित करता है? ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब जो जैव हैं, ये किस पर निर्भर हैं या इनको कौन सा कारक प्रभावित करता है? विच आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस दीज बायो इंडिकेटर्स? यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 106 यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस बायो इंडिकेटर्स इन द एनवायरमेंट? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में जैव संकेतों को प्रभावित करता है? तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश की मात्रा, नंबर 1 सही है। अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा, जल की मात्रा, ये भी सही है। टेम्परेचर, तापमान, और सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर, पानी में निलंबित ठोस। सो 106 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। याद रखिएगा 106 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 7, 107 माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नाइट्रोजन प्रोवाइड्स द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाइट्रोजन सभी जीवित
जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ये हम लोग बहुत अच्छी सच है, जानते हैं, ये सही है। लार्ज नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस कैन इंक्रीज एल्गे ग्रोथ। यदि बहुत ज्यादा नाइट्रेट का सांद्रता होगा तो शैवाल की वृद्धि होगी, और जब शैवाल की वृद्धि होगी, जब एल्गे का ग्रोथ होगा तो ये शैवाल जो है घुलनशील ऑक्सीजन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एल्गे, ज्यादा से ज्यादा शैवाल, यानी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये सारा अवशोषित कर लेंगे, जितने भी घुलनशील ऑक्सीजन है, जितना भी ऑक्सीजन है उसको यूज कर लेंगे। और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यदि शैवाल यूज कर लेंगे तो बाकी जो जीव हैं जैसे कि मछली हैं उनके लिए घातक हो जाएगा। तो लार्ज नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस कैन इंक्रीज एल्गे ग्रोथ एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर, किलिंग फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। बड़ी नाइट्रेट सांद्रता शैवाल की वृद्धि को बढ़ा सकती है और पानी में घुलिन ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकती है, जिसमें मछली और अन्य जलीय जीवन की मृत्यु हो सकती है। तो बी ऑप्शन भी सही है। हाई नाइट्रेट लेवल्स आर हार्मफुल टू द ह्यूमंस। ये तो यदि बहुत ये इस पानी को मानव भी इस्तेमाल करेगा, तो जो पानी मछली के लिए और जीवों के लिए सही नहीं है, मानव के लिए भी तो हानिकारक हो सकता है। तो उच्च नाइट्रेट स्तर मनुष्यों के लिए भी हानिकारक है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही ऑप्शन है ए बी सी यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107 सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 107 सही ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। What are the factors affecting pH scale in water? पानी में pH पैमाने को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा से तो एसिडिटी बढ़ जाता है। ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल यानी वाहन के प्रदूषण से भी वो प्रदूषण जल में भी जाते हैं, तो इससे भी अम्लीय बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाता है पानी का। एग्रीकल्चर रन ऑफ, कृषि अपवाह, यदि मान लीजिए वही बारिश आपके मिट्टी पे गिरता है, पेड़ पे गिरता है, तो वो पानी धीरे धीरे नदी में या समुद्र में या नाले में ये चला जाता है। तो एग्रीकल्चर रन ऑफ भी आपका, कृषि अपवाह भी पीएच स्केल को प्रभावित करता है। दुर्घटनाओं के कारण फैलाव, स्पिल्स ड्यू टू एक्सीडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई ऑयल टैंकर है ना, तेल वाला जहाज है, उसका एक्सीडेंट हो गया तो पूरा तेल फैल गया, इससे भी पीएच स्केल आपका प्रभावित हो जाता है। ओवरफ्लो फ्रॉम सीवर्स, है ना, सीवरों और अन्य प्रदूषकों से अति प्रवाह, जो हम लोग शहर में, गांव में जो कचरा इस्तेमाल करते हैं और उसका यदि निष्पादन, उसका यदि एग्जिट पानी में हो तो पीएच स्केल ऑब्वियसली इफेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ए बी सी और डी, क्वेश्चन नंबर 108 का, 108 का, 108 का, 108 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी टेस्ट? जल की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण क्या है? यदि हम लोग के पास एक ही इंस्ट्रूमेंट रहे कि नहीं, हमको एक ही चीज नापना है जिससे कि हमको मालूम चले कि ये वाटर क्वालिटी अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो कौन सा हम लोग इस्तेमाल करेंगे? तो वही क्वेश्चन नंबर 109 है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी टेस्ट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी टेस्ट इज बैक्टीरिया। जल की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण आपका बैक्टीरिया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया होगा तो ह्यूमन हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, मानव के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। और बहुत ज्यादा जल में बैक्टीरिया है तो आप जो भी कृषि आधारित उत्पादन लेंगे उसमें भी ये इफेक्ट पड़ेगा। तो 109 का, क्वेश्चन नंबर 109 का सही ऑप्शन है ए बैक्टीरिया। वेयर इज मोस्ट ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर लोकेटेड? पृथ्वी का अधिकांश मीठे पानी कहाँ स्थित है? तो ग्लेशियर में, ये हिमनद है, यहां पे स्थित है। ये है, इसको कहते हैं हम लोग आइस कैप, बर्फ की टोपी, यहां स्थित है। और ये पानी भूमि के नीचे जो जल है इसको कहते हैं भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर, यहां पे स्थित है।
क्योंकि इसके अलावा 97% जो विश्व का फ्रेश वाटर है वो आता है आपका ग्लेशियर से, आइस कैप से, ग्राउंड वाटर से। 97% जो हम लोग मीठे पानी है इसका स्रोत है ग्लेशियर या हिमनद, आइस कैप्स या आपका ये बर्फ की टोपी या भूजल। और ग्राउंड के ऊपर, भूमि के ऊपर सिर्फ 3% ही मीठा पानी हम लोग को मिलता है। तो 110 का है सही ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शन। 110 का सही ऑप्शन ऑल द ऑप्शंस। अब हम लोग अगला 10 क्वेश्चन उत्तक पे करेंगे, टिश्यूज पे करेंगे। और हम लोग टिश्यूज का ये लास्ट सेक्शन है, उसके बाद हम लोग ह्यूमन बॉडी पे चलेंगे। तो ये लास्ट सेक्शन ऑन टिश्यूज उत्तक पे जब देखिए, विच सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड and transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body। शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेजी से उत्पीड़न को प्रेरित करने और संचारित करने के लिए कौन सी कोशिकाएं अत्यधिक विशिष्ट है। कहने का मतलब यदि कुछ डरावना है तो तुरंत आप डर जाते हैं, वो खुशी का चीज़ है तो बहुत आप खुश हो जाते हैं, आंसू तुरंत निकल जाता है। तो कौन सी उत्तक है जो इस तरह से कैटलाइज कर रही है, कौन सी उत्तक है जो उत्प्रेरक का काम कर रही है। तो वो उत्तक है, टिश्यू है, उसको हम लोग कहते हैं नर्वस टिश्यू, उसको कहते हैं हम लोग तंत्रिका उत्तक। तो 111 का सही ऑप्शन है डी। 111 का सही ऑप्शन है डी। यही है आपका वो उत्तक जिसको हम लोग न्यूरॉन सेल्स कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं, जिसको हम लोग नर्व सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। 112, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नर्वस टिश्यू। जो हम लोग नर्वस टिश्यू की बात किए, तंत्रिका उत्तक की बात करते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग को मिलता है। हम लोग को ब्रेन में मिलता है, मस्तिष्क में मिलता है। ये देखिए, ये ब्रेन है, यहाँ पे आपको नर्वस टिश्यू मिलता है, ये आपके मस्तिष्क के यहाँ पे मिलता है। दूसरा ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मेरू रज्जू। ये है आपका मेरू रज्जू, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ भी आपको नर्वस टिश्यू मिलेगा। और तीसरा है नर्व्स, तीसरा है आपका नर्व्स, तंत्रिकाएं बोलते हैं, यहां भी आपको नर्वस टिश्यू मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नर्वस टिश्यू। 112 सही ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शंस। निम्नलिखित में किसके पास तंत्रिका उत्तक है। तो सभी विकल्प, मस्तिष्क में है, मेरुरज्जु में है और तंत्रिकाएं में है। क्वेश्चन नंबर 113 What are the cells of the nervous tissue known as? तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं को क्या कहते हैं। The cells of the nervous tissue are known as nerve cells or neurons। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन कहते हैं। तो 113 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 113 का सही ऑप्शन है ए और बी। Which of the following is correct for neurons? अब ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, नर्वस टिश्यू के जो सेल्स हैं, उसके बारे में क्या क्या सही है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसमें केंद्रिकाएं और कोशिका द्रव होती हैं। भाई देखें जरा, हम लोग देखें, ये देखिए, ये कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म है, इस फिगर को देखिए, और यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो आपका पहला ऑप्शन ये सही है, ए सही है। बी ऑप्शन, साइटोप्लाज्म हैज लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट। साइटोप्लाज्म में लंबे पतले बाल जैसी शाखाएं होती हैं। देखिए भाई, ये है आपका साइटोप्लाज्म और ये देखिए लंबे पतले बाल, तो ये शाखाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। इट हैज एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स हैं। देखिए, यहां से लेके इस पार्ट को देखिए, यहां से लेके ये पार्ट देखिए, ये ना सिंगल लॉन्ग पार्ट है, एक लंबा सा पार्ट है, इसको कहते हैं एक्सॉन। और इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारी शाखाएं हैं, छोटी छोटी बहुत सारी शाखाएं, ये देखिए, ये छोटी छोटे बहुत सारी शाखाएं हैं, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। तो इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स भी मौजूद हैं नर्वस टिश्यू में। यही है आपका लास्ट ऑप्शन। तो फिर से देखिए,
114 हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर न्यूरॉन्स, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, हम लोग देखें इसमें केंद्रिकाएं और कोशिका द्रव होती है, सही है। साइटोप्लाज्म हैज़ लॉन्ग थिन हेयर लाइक प्लाट्स, ये भी देखें साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव में लंबे पतले बाल जैसी शाखाएं होती, ये भी सही है। इट हैज़ एक्सॉन, एक बहुत बड़ा जो लंबा कोशिका हो, एक बॉडी जैसा होता है वो एक्सॉन है, इसमें एक्सॉन है, ये सही है। डेंड्राइट्स हैं जो शाखा हैं, जिसमें बहुत सारी शाखा हैं, बाल जैसे प्रबद्ध हैं, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारा ब्रांचेस है, वो डेंड्राइट्स है। तो 114 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, यानी ए बी सी सही, सभी आपका सही है। तो 114 का सही ऑप्शन है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, नर्व सेल डज नॉट कंटेन, तंत्रिका कोशिकाओं में क्या शामिल नहीं है? तो तंत्रिका कोशिकाओं कभी भी हम लोग टेंडन्स नहीं देखेंगे, ये तो कनेक्टिव टिश्यू है। कंडरा संयोजी ऊतक है, तो 115 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 116, पहले भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, निम्नलिखित में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है? तो वो है आपका एरोलर टिश्यू, वो है आपका एरोलर टिश्यू। तो क्वेश्चन नंबर 116 का, क्वेश्चन नंबर 116 का, क्वेश्चन नंबर 116 का सही ऑप्शन है सी, 116 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन द कार्टिलेजस टिश्यू ऑफ द बॉडी, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका शरीर के कार्टिलेजस ऊतक में पाई जाती है, कार्टिलेज उपस्थि, है ना। तो ये देखिए, ये है, इसको हम लोग कहते हैं चॉन्ड्रोसाइट्स। यही सिर्फ कार्टिलेज में यही एक जो है, ये चॉन्ड्राइट्स जो है, चॉन्ड्रोस का मतलब होता है कार्टिलेज उपास्थि, और दो शब्द से बना है कयोटोस, कयोटोस का मतलब होता है कोशिका। तो यानी कार्टिलेज का कोशिका को हम लोग कहते हैं सॉन्ड्राइट्स, उपास्थि के कोशिका को, कार्टिलेज के सेल्स को कहते हैं सॉन्ड्राइट्स, और ये उपास्थि के कोशिका का ये बनाता है मैट्रिक्स बनाता है। तो 117 का सही ऑप्शन है डी, सॉन्ड्राइट्स। 117 का सही ऑप्शन है डी, सॉन्ड्राइट्स। क्वेश्चन नंबर 118, द डेड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज व्हाट, हम लोग को फ्लोएम में मृत तत्व कौन सा है? तो वो है आपका फ्लोएम फाइबर, वो है आपका फ्लोएम फाइबर। तो 118 का सही ऑप्शन है बी, पहले भी हम लोग इसको कर चुके हैं। What does nerve impulse do, हिंदी में इसको कहते हैं तंत्रिका का स्पंदन क्या करता है? आप जब चाहें तो अपनी मांसपेशियों को गति करा सकते हैं, यही नर्व इम्पल्स इसी को कहते हैं। खाना है लोग खाते हैं, डरना है, प्लग में बिजली है तो हाथ हटाते हैं, इसी को कहते हैं नर्व इम्पल्स, तंत्रिका स्पंदन। ये क्या करता है? इट अलाउज अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू, जब हम चाहें तब अपनी मांसपेशियों की गति करा सकते हैं, यही तंत्रिका का स्पंदन कहलाता है। 119 का सही ऑप्शन है ए। इफ द टिप ऑफ अ सुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, क्यों? गन्ने की पौधे की नोक को खेत से हटा दिया जाए तब भी ये लंबाई में बढ़ता रहता है, किसकी उपस्थिति के कारण? ये देखिए, ये गन्ना है और इसको आप काट दिए, है ना, इसको ऊपर वाला भाग को आप काट दिए तो भी ये गन्ना उगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस जो है विभज्योतक ऊतक, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इसके कारण। तो 120 का सही ऑप्शन है डी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आप टिश्यू का पहला टेस्ट पे चले जाइए, ठीक है बच्चों। तो ये टिश्यू वाला सेक्शन हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जरा मिसलेनियस सेक्शन में चलते हैं, विविध सेक्शन। 20 क्वेश्चन इस सेक्शन में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 121, 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। जो पूरे संसार, दुनिया, विश्व
का जो लैंड एरिया है, भूमि क्षेत्र, इसमें से सिर्फ 10% क्षेत्र में, 10% एरिया में विश्व के कुल आबादी का 90% लोग रहते हैं। तो ये आपका सही है। आउट ऑफ द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज 6 आर लोकेटेड इन एशिया। यस, जो सबसे ज़्यादा विश्व में आबादी वाला जो देश है उसमें से 6 एशिया में ही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो 121 का सही ऑप्शन है ए। विश्व की जनसंख्या का 90%, इसके 10% स्थल भाग में रहते हैं। ये आपका सही है। 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश में से 6 एशिया में स्थित हैं। ये भी आपका सही है। तो सही ऑप्शन है ए। दोनों 1 और 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 121 का सही ऑप्शन है ए। कौन कौन एशिया में है? चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, आपका बांग्लादेश है और एशिया वाला रूस है। चलिए 122, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ द लैंड इज मैक्सिमम इन एशिया। कहने का मतलब है कि जो अनुपात देखा गया है कि जो हमारे सीमित क्षेत्र, जो सीमित भूमि क्षेत्र है, लिमिटेड आपका जो लैंड एरिया है, इसके ऊपर नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ऑन दिस लिमिटेड लैंड एरिया, ये प्रेशर सबसे ज़्यादा एशिया में है। मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल जो आबादी का है सबसे ज़्यादा आपका एशिया में है। तो रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ द लैंड इज मैक्सिमम इन एशिया, ये सही है। एशिया में लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात अधिकतम है, सबसे ज़्यादा पूरे महाद्वीप में। ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एशिया में है। कटंगा एंड जैम्बिया आर हाईली पॉपुलेटेड बेल्ट्स ऑफ अफ्रीका। यदि हम लोग अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे कटंगा और जाम्बिया अत्यधिक आबादी वाला पेटी है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 122 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये होना चाहिए 123, एनीवे क्वेश्चन नंबर 123 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? सीबीआर, इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे फिर हिंदी में। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है ना? तो क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। मतलब हम लोग एक हजार की आबादी का इकाई बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं जिसमें 1000 लोग हैं, और इसमें से कितना जन्म हुआ उस साल, तो डेट इज नोन एज क्रूड बर्थ रेट। यानी ए का सही ऑप्शन है 2। ए का सही ऑप्शन है 2। क्रूड डेथ रेट, उसी तरह किसी पर्टिकुलर एरिया चले जाते हैं, मान लीजिए लंदन है ना, और इसमें पर 1000 पॉपुलेशन में से कितना नंबर ऑफ डेथ हुआ उस पर्टिकुलर ईयर में, तो दैट इज नोन एज क्रूड डेथ रेट। यानी बी का है 1। इमिग्रेंट्स मतलब हमारे देश से दूसरे देश चले गए, इंडियन सेटल्ड इन अमेरिका, तो इमिग्रेंट्स हो गया इंडियन सेटल्ड इन अमेरिका। तो 123 का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। 123 का सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। चलते अब हम लोग हिंदी में बात करते हैं। ये जो क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसको कहते हैं इंग्लिश में कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, पॉपुलेशन में चेंजेज होता है, वो क्रूड डेथ रेट, जिसको कि हिंदी में अशोधित मृत्यु दर या क्रूड बर्थ रेट, हिंदी में अशोधित जन्म दर कहते हैं। तो चलिए, अशोधित जन्म दर क्या होता है? तो प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा
जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में। मतलब ये किसी खास क्षेत्र और खास वर्ष में नापा जाता है। उसी तरह अशोधित मृत्यु दर क्या हो गया? किसी विशेष क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर मौतों की संख्या। अप्रवासी वो लोग भारत से अमेरिका आकर बस गए। तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 123 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। अब हम लोग नापे कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? 1970 में सपोज पॉपुलेशन 100 था और 1980 में सपोज उसी जगह का पॉपुलेशन 120 है। तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम 1970 1980 लिए और इसमें 20 ज़्यादा बढ़ गए तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये कम भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो यहां पे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मीन्स ग्रोथ एज अ चेंज ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। ए का सही ऑप्शन 2। व्हाट इज नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? नेचुरल ग्रोथ, तो ग्रोथ कैसे होगा पॉपुलेशन का? बर्थ से। और पॉपुलेशन डिक्रीज कैसे होगा? डेथ से। तो हम लोग बर्थ माइनस डेथ का डिफरेंस निकालते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ लोग इंडिया से इंग्लैंड गए और कुछ लोग अमेरिका से इंडिया आए, तो इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन भी आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मान ली 100 पॉपुलेशन है किसी प्लेस ए का, राइट। 20 का जन्म हुआ तो 120 हुआ, 10 का डेथ हुआ तो 110 हुआ। इस 110 में से 50 चले गए अमेरिका, 60 आपका पॉपुलेशन बचा। अब इस 60 में न्यूजीलैंड से 30 आ गए तो 90 हो गया पॉपुलेशन। ये कहलाता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सी, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ, माफ कीजिएगा, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन प्लस आउट माइग्रेशन, वो कहलाता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वो कहलाता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी सी का है 1। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ प्राकृतिक रूप से, तो बर्थ माइनस डेथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बी का है 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 124 का सही ऑप्शन है ए। चलिए हिंदी में देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, समय के 2 अंतरालों के बीच जनसंख्या का परिवर्तन। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, यदि 20 का जन्म हुआ 10 का मृत्यु हुआ तो प्राकृतिक वृद्धि हुआ, नेचुरल प्रोसेस। तो जन्म माइनस मृत्यु, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, भाई कोई जगह है, मान लीजिए कुआलालंपुर जगह है, यहां पे 100 लोग 1970 में रहे, है ना। 100 लोग 1970 में रहे और इसमें से यहां पे 20 लोगों का जन्म हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 120। इसमें से 10 लोगों की मृत्यु हो गई, तो टोटल कितना हुआ? 110। इस 110 में से 60 लोग ऑस्ट्रेलिया चल गए, तो बचा कितना? 50। इस 50 में से इंग्लैंड से 70 लोग आ गए, तो हुआ कितना?
20। इस तरह का जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो हम लोग को जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि या एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम लोग को मिलता है। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो क्वेश्चन नंबर 124 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 124 का सही ऑप्शन है ए। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125, डेवलप कंट्री टेक्स मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन। विकसित देश अपनी आबादी को दुगना करने के लिए अधिक समय लेते हैं। देखिए हम लोग आगे थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें यह है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिटरेसी से भी, एक शिक्षित समाज से भी लिंक्ड होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक सकारात्मक एक लिंक होता है। जब विकसित देश होते हैं, विकसित समाज होता है, तो मृत्यु दर कम हो जाती है क्योंकि अच्छा हॉस्पिटल फैसिलिटी होता है, अच्छा चिकित्सा केंद्र होता है, तो मृत्यु दर कम हो जाती है, नंबर 1। लेकिन फैमिली प्लानिंग जो है वो शुरू हो जाता है। तो फैमिली प्लानिंग जब चालू होता है तो नंबर ऑफ न्यू बर्थ, है ना, बच्चों का जन्म विकसित देश में कम देखा जाता है। लिटरेट सोसाइटी से वो लिंक्ड हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल द पॉपुलेशन। विकसित देश अपनी आबादी को दुगना करने के लिए अधिक समय लेते हैं। क्यों ऐसा? देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। आर्थिक विकास और जनसंख्या की वृद्धि के बीच ऋणात्मक सहसंबंध है। तो सही ऑप्शन है ए, बोथ एंड 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों 1 और 2 सही है। 125 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग बात करते हैं 126, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, हिंदी में इसको बोलते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। पहला 3 स्तर होता है। किसी भी, यदि आप आबादी को पढ़ेंगे किसी भी देश का, तो उस देश के, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, कहीं भी आप देखिएगा तो उसके जनसंख्या वृद्धि में 3 चरण होता है। और उसी 3 चरण को हम लोग मिला के बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, प्रथम अवस्था में क्या होता है। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है कि ये जो प्रथम चरण है, सारे देश, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, ये 200 साल पहले अपने आप को ले चलिए। जो समाज था उतना ज़्यादा शिक्षित नहीं थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था था। और ऐसे समाज में चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जनसंख्या की जरूरत खेत पे काम करने के लिए, तो हाई बर्थ, है ना, ज्यादा जन्म दर होता था, ज्यादा बच्चों का जन्म होता था। और हम लोग क्या कहते थे कि भगवान की देन है। तो हाई बर्थ, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी अच्छा नहीं था, चिकित्सा सेवा उतनी अच्छी नहीं थी, तो डेथ रेट भी ज्यादा था, मृत्यु दर भी ज्यादा थी। तो पहला चरण में हम लोग देखते हैं कि हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट। तो हम लोग देखते हैं पहले प्रथम चरण में कि बड़े बड़े परिवार, बहुत ज़्यादा जन्म दर होता था, परिवार की संख्या, सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन हाई डेथ रेट भी होता था। तो प्रथम चरण में हम लोग लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट, बड़ी परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता था क्योंकि खेतों में काम करने की जरूरत होती थी। तो ए का सही ऑप्शन है 2। सेकेंड स्टेज में चलते हैं हम लोग।
ये देखिए, ये पहला स्टेज है, इसमें आपका बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट भी हाई है। सेकेंड स्टेज में वो चलते हैं। सेकेंड स्टेज में देखिए डेथ रेट कम हो जा रहा है ना। सेकेंड स्टेज में जो है डेथ रेट कम हो जा रहा है। क्या होता है भाई कि सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट तो हाई है, लेकिन चिकित्सा सेवा बढ़ जाती है, तो डेथ रेट कम होता है, मृत्यु दर कम होता है, चिकित्सा सेवा, हेल्थ फैसिलिटी, टेक्निक सब कुछ नया आ जाता है, तो जीवन की जो अवधि है वो बढ़ जाती है। लेकिन जन्म दर, बर्थ रेट हाई होता है। यानी सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं कि चूंकि जन्म दर हाई रहता है पहले चरण की तरह, लेकिन डेथ रेट कम होता है, तो जनसंख्या में शुद्ध योग उच्च है। नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई। लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था में क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन अर्बन हो गई है, लिटरेट हो गई है। अब वो शहरीकरण, आबादी जो है शहर की ओर बढ़ रही है, आबादी शिक्षित हो गई है, तो लो बर्थ रेट, निम्न मृत्यु दर तो दूसरे चरण में आ ही गया था, लेकिन चूंकि समाज शिक्षित हो गई है तो बर्थ कंट्रोल भी किया जा रहा है, जन्म के दर को भी नियंत्रित किया जा रहा है, तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाता है। तो लास्ट स्टेज यानी अंतिम अवस्था में हम लोग क्या देखते हैं, द पॉपुलेशन इज स्टेबल। तो सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 पे। हु सेड दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई? किसने कहा कि खाद्य आपूर्ति की तुलना में लोगों की संख्या तेजी से बढ़ेगी? कहने वाले हैं थॉमस माल्थस। कहने वाले हैं थॉमस माल्थस। कैसे भाई, कैसे हुआ? तो माल्थस ये बोले थे कि जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ेगा, यानी 2, 4, 16, 132 ऐसे करके। और जो अनाज का उत्पादन है, फूड का प्रोडक्शन है, वो अर्थमेटिक प्रोडक्शन से बढ़ेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, यानी 2, 4, 6, 8, 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लग गया फूड प्रोडक्शन में, अनाज के उत्पादन में 2, 4, 6, 8, 10, 12। लेकिन पॉपुलेशन जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा, 2, 4, 16, 132 सो एंड सो। तो 127, हु सेड द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई? थॉमस माल्थस। किसने कहा कि खाद्य आपूर्ति की तुलना में लोगों की संख्या तेजी से बढ़ेगी? तो थॉमस माल्थस। 127 का सही ऑप्शन है बी। एक बार देख लें कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। 125 हम लोग कर चुके हैं, 126 कर चुके हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये हो गया है, 127 हो गया। चलिए 128 करते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल सेलिब्रेटेड? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विश्व आदिवासी दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल मनाया जाता है 9 अगस्त को। विश्व के स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। 128 का सही ऑप्शन है ए। अब जरा इकोनॉमिक्स के चलते हैं हम लोग। कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं स्थिर कीमत। व्हाट इज कांस्टेंट प्राइस? क्वेश्चन आगे बढ़ गया, 1 मिनट 120। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? जब हम लोग जीएसडीपी, जब हम लोग राज्य सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं और उसमें इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम लोग मुद्रास्फीति को भी कैलकुलेट करते हैं,
जब जीएसडीपी निकालने में सकल राज घरेलू उत्पाद निकालने में जब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, मुद्रास्फीति को कैलकुलेट किया जाता है, तो निकलता है वो कांस्टेंट प्राइस। तो 1 का सही ऑप्शन है बी। दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि थोक के भाव में अनाज का कितना में बेचा गया, दवाई कितना में बेचा गया, रेल का टिकट कितना में बेचा गया, प्लेन का टिकट कितना में बेचा गया, इस तरह से हम लोग सबका जो बिकता है उसका दाम हम लोग लिख लेते हैं। और उसका जब वेटेड एवरेज निकाला जाता है वो बन जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो 2 का है ए। व्हाट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? वेरी इजी, the volume of all final goods and services produced within the boundaries of a state during a given period of time। तो 3 का है सी। तो सही ऑप्शन 129 का है ए। सही ऑप्शन 129 का है ए। चलते अब हम लोग हिंदी में बात करते हैं। स्थिर कीमत, जब हम लोग जीएसडीपी की गणना करते हैं और उस समय मुद्रास्फीति के प्रभाव को कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो वह स्थिर कीमत कहलाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? जो भी वस्तु बेची गई हो उसका बाजार मूल्य, जो भी सेवाएं का बिक्री हुआ है उसका बाजार मूल्य, और उसका जब हम लोग भारित औसत निकालते हैं तो निकलता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो 2 का है सही ऑप्शन ए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? किसी निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 129 का सही ऑप्शन है बच्चों ए। अब चलते हैं हम लोग 130, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। अब हम लोग किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसका वैल्यू लगता है, सोचिए 50 रुपया। अब जंगल से कोई आया लकड़ी लेके, लकड़ी को बेचा गया और अल्टीमेटली उसको कोई दुकानदार फैक्ट्री वाले 50 रुपये में लकड़ी को खरीदे और 115 रुपये में उसको बेचे। तो 115 रुपया जो है बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस। लेकिन उस सोफा को बनाने में, लकड़ी का सोफा बनाने में खर्च करीब हो गया 90 रुपया। तो 115 माइनस 90 रुपया जो पैसा आया उसी को कहते हैं हम लोग ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। पर कैपिटा इनकम बहुत आसान है। द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड ईयर। किसी स्पेसिफाइड ईयर में, किसी पर्टिकुलर वर्ष में, पर्टिकुलर जगह पे जो वहां के लोग रह रहे हैं उनका एवरेज इनकम इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। होलसेल प्राइस इंडेक्स, हम लोग जब बल्क में, होलसेलर कौन होते हैं? जो बल्क में, थोक में सामान को खरीदते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे सेवा हो, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो। 2021 में मान लीजिए सब खरीदा गया 100 रुपया में, तो 2021 बेस ईयर हो गया। और यही चीज 2022 में खरीदा गया 105 रुपया में। तो जो बल्क में हम लोग खरीदते हैं उसी को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्यों निकाला जाता है? क्योंकि हर एक साल हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये प्राइस में कितना चेंज आया यदि बल्क में, थोक में खरीदने में। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज्ड टू मेजर द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज when transactions are made in bulk by the wholesale dealers। तो सी का है
3 या 3 का है सी। तो क्वेश्चन नंबर 130 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 130 का सही ऑप्शन है ए। चलिए जरा हम लोग हिंदी में डिस्कस करते हैं। सकल राज्य मूल्यवर्धन इनपुट की आउटपुट माइनस लागत का मूल्य, माने अब जो बेच रहे हैं उसमें कितना लागत लगा उसको यदि माइनस करेंगे तो आपको सकल राज्यगत मूल्यवर्धन मिलता है। प्रति व्यक्ति आय एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रति व्यक्ति एक वर्ष में अर्जित औसत आय। थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स इंग्लिश में बोलते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की कीमत में औसत परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग किया जाता है जब थोक विक्रेताओं द्वारा थोक में लेन देन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 130 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 130 का सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 131, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? मान लीजिए बिहार सरकार 2021 में रोड के लिए, रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए या तो केंद्र सरकार से मांगी या कोई बैंक से मांगी। तो ये जो पैसा लिया गया है इसका प्रभाव उस वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर के अलावा अगले साल भी पड़ेगा। तो कोई भी गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शन जिसका कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन हो उसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है? जीएसटी कलेक्शन। तो जीएसटी कलेक्शन फाइनेंशियल, एक ही फाइनेंशियल ईयर में होगा ना, 2021 से 2022, फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 या फाइनेंशियल ईयर 21 to 22। जीएसटी कलेक्शन 21-22 में कितना हुआ? जो सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है, उसको कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट। ट्रांजैक्शंस दैट हैव इंप्लीकेशंस ओनली फॉर द करंट ईयर। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आपको इनकम देना है, आपके इनकम पर टैक्स लगा तो आप ही को देना है, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द पर्सन ऑन whom इट इज लेविड। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? साबुन पे टैक्स लगा लेकिन साबुन बनाने वाला नहीं दे रहा है, आप उसको खरीदने जा रहे हैं तो वो टैक्स आप दे रहे हैं, ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज यूजुअली नॉट ऑन द पर्सन हु पेज द टैक्स। ई ऑप्शन 131 का ई ऑप्शन। हिंदी में चलते हैं। पूंजीगत लेखा, जिस लेखा का प्रभाव आगे तक है, दीर्घकालिक तक है, उसको हम लोग पूंजीगत लेखा कहते हैं। राजस्व लेखा जैसे इनकम टैक्स का कलेक्शन, टैक्स का कलेक्शन, जीएसटी का कलेक्शन। लेन देन जो केवल वर्तमान वर्ष के लिए निहित है उसको हम लोग कहते हैं राजस्व लेखा, और वर्तमान वर्ष से ज्यादा हो जाए तो वो कहलाता है कैपिटल अकाउंट या पूंजीगत लेखा। प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स आपके इनकम पे लगेगा, आप ही पे लगता है, आप ही को देना है। तो डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर, कर का बोझ उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर यह लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर, गाड़ी पे टैक्स लग गया, गाड़ी खरीदने गए नया, उस पर अब टैक्स लग गया, रोड टैक्स लग गया। आप चला रहे हैं, दीजिए डायरेक्ट। लेकिन प्रोडक्शन पे उत्पाद शुल्क, प्रोडक्शन टैक्स लग गया, प्रोडक्शन टैक्स फैक्ट्री ओनर पे जाना चाहिए, लेकिन चुका रहे हैं आप क्योंकि दाम में वो टैक्स जुड़ा रहता है। लगा है गाड़ी वाले पे, गाड़ी बनाने वाले पे, और चुका रहे हैं आप, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स। कर का बोझ आमतौर पर उस व्यक्ति पे नहीं होता है जो कर का भुगतान करता है। तो सही ऑप्शन है बच्चों ए ऑप्शन, सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। चलिए 132, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, अब देखिए 2022 का 2022-23 का बजट आएगा
केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का आएगा और मार्च में राज्य सरकार का आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का आएगा। अब उस बजट में जो बिहार सरकार का जो टैक्स है वही इनकम है, तो बिहार सरकार को जो टैक्स मिल रहा है उसको रिसिप्ट बोलते हैं, प्राप्ति बोलते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में रिसिप्ट बोलते हैं। वो आता है 100 रुपया। अब बिहार सरकार सोच रही है कि कोविड के कारण कुछ हॉस्पिटल और बनाए, सड़क का और निर्माण करें, तो व्यय का अनुमान बनता है 200 रुपया। तो 100 रुपया प्राप्ति और व्यय का अंतर है, इसी को कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। इसी को कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल नॉन बोरोड रिसीट। नॉन बोरोड रिसीट मतलब जो आप उधार नहीं मांग रहे हैं। प्राइमरी डेफिसिट है ना। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जितना आपको राजस्व आना चाहिए, जितना रेवेन्यू आना चाहिए, जितना रेवेन्यू आया 50 रुपया, और उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट काट दिए, तो वो हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स। पब्लिक डेट, आप बिहार सरकार 100 रुपया ली उधार 2021 में, और 2019 में 50 रुपया ली थी, तो 2019 का जो 50 रुपया ली थी उसका लोन 10 रुपया ईएमआई 2021 में चुका रही है, और 100 रुपया फिर ले ली, तो 100 रुपया माइनस 10 रुपया हो गया पब्लिक डेट। द डिफरेंस बिटवीन बोरिंग्स एंड रीपेमेंट्स इन अ ईयर। 132 का ये ऑप्शन सही है। राजकोषीय घाटा हिंदी में, कुल गैर उधार प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता। यदि हम लोग बजट बना रहे हैं और प्राप्ति हमारा 100 रुपया है और खर्च 150 रुपया है, तो वो कहलाएगा राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है भैया? राजस्व घाटा। 200 रुपया सोचे थे कि रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा, राजस्व प्राप्ति होगा 200 रुपया टैक्स से, और कोविड के कारण 150 रुपया आया, तो ऐसे ही हम लोग 50 रुपया घाटा में। आई 50 रुपया घाटा में से 10 रुपये हम लोग को पिछले साल का उधारी का पैसा देना है, 40 रुपया। मैंने 50 रुपया, 200 रुपया आपको प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट आने वाला था, 200 रुपया आपको रेवेन्यू रिसिप्ट आने वाला था, राजस्व प्राप्ति आने वाला था, और कोविड के कारण आया आपको 150 रुपया। तो 50 रुपया जो है कहलाया आपका रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा। और 2019 में आप 10 रुपया उधार लिए थे और उसका 5 रुपया आपको इस साल ईएमआई भरना है, हो गया 55 रुपया। यही 55 रुपया कहलाता है प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट, राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान। लोक ऋण क्या है कि एक वर्ष में कितना उधार लिए और कितना पुराने वर्ष के उधार का ऋण चुकाएं, और दोनों के अंतर को हम लोग कहते हैं लोक ऋण या पब्लिक डेट। तो सही आंसर है ए ऑप्शन। सही आंसर है ए ऑप्शन। यदि समझ में नहीं आया होगा आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये देखिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस। अब देखिए सरकार को चाहिए पैसा राज्य को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए,
अब उतना पैसा कोविड के कारण या कोई आपदा के कारण पैसा चला गया बाढ़ के खर्च में, बाढ़ के रोकथाम में सारा पैसा, या कोविड में। तो आरबीआई जो है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। तो क्या करती है, कुछ पैसा एडवांस देती है, ले लो चलो काम चलाओ। इसी पैसा को हम लोग कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, कृत्रिम तरीका से गर्भ धारण करना, ये आजकल डेयरी हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बिहार में भी इस्तेमाल हो रहा है। बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, जो लैंड कल्टीवेशन के तहत नहीं लाया जा सकता है, जो लैंड भूमि कृषि के तहत नहीं लाया जा सकता है, यदि लाया भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा खर्च बैठेगा जो उसके लायक नहीं है। तो सी का है 3। तो 133 का सही ऑप्शन है ए। 133 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं हम लोग हिंदी में बात करते हैं। अथोपाय अग्रीम है ना, अथोपाय अग्रीम, ये देखिए अथोपाय अग्रीम। जब आरबीआई रिजर्व बैंक राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को पैसा देती है कि भैया लो कुछ चलाओ, और फिर बाद में होगा तो लौटा देना, उसी को कहते हैं अथोपाय अग्रीम। कृत्रिम गर्भधान बिहार में बड़े पैमाने पे डेयरी पालन में, पशुपालन में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अच्छे नस्ल के हमारे यहाँ जो है मवेशी आए। बंजर और अनउपजाऊ भूमि क्या होता है, वो भूमि जिसे कृषि के तहत, खेती के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। क्या लाना संभव नहीं है? ये लाना संभव है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, बहुत ज़्यादा संसाधन, बहुत ज़्यादा पूंजी का व्यय होगा, जो उतना एडवाइजेबल नहीं है। तो ये ऑप्शन बच्चों इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एंशिएंट बिहारी लैंग्वेज वॉज प्रोबेबली द लैंग्वेज ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन्स। सही है। जो आज लोग बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी बोलते हैं, वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भाषा था। मैथिली, मगही एंड भोजपुरी आर 3 फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल स्पीच। सही ऑप्शन है 134 का। 1 and 2 आर करेक्ट एंड दे आर रिलेटेड। प्राचीन बिहारी भाषा संभवतः प्रारंभिक बौद्धों और जैनियों की भाषा थी। सही है। मैथिली, मगही और भोजपुरी एक ही भाषा के 3 रूप हैं, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन है, दोनों 1 और 2 सही है और संबंधित है। 134 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ मगही लैंग्वेज? मगही भाषा की लिपि क्या थी? कैथी। 135 का सही ऑप्शन है ए। विच रिलीजन इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिफेंट्स? किस धर्म ने हाथियों का महत्व बढ़ाया? बुद्धिज्म। 136 का सही ऑप्शन है ए। देखिए, एलिफेंट आप जानते होंगे कि एलिफेंट की तुलना गौतम बुद्ध के क्वालिटी, गुणवत्ता से की गई थी। एलिफेंट, हाथी, एक प्रतीक चिन्ह है शक्ति का, स्ट्रेंथ का, पेशेंस का, धैर्य का, लॉयल्टी का, विजडम का, दिमाग का, सेक्रेड का, प्योरिटी का। और आज भी थाईलैंड में, बर्मा में जो है ये गुड लक का सिंबल है। बौद्ध धर्म के परंपरा में हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध की माँ को के सपने में आपके हाथी ही आए थे, एलिफेंट ही आए थे। व्हाट इज बोकोफेला? बोकोफेला या फाल क्या है? बोकोफाल क्या है? टाउन नियर झेलम सेटल्ड बाय अलेक्जेंडर। पंजाब में है ये, पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब में सिकंदर द्वारा बसाया झेलम के पास नगर। 137 का सही ऑप्शन है ए। हु वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीस्ट टू कम टू इंडिया? भारत आने वाले पहला ईसाई पादरी कौन थे? तो सेंट थॉमस वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीस्ट टू कम टू इंडिया
इन AD 52 52 ईस्वी में भारत आने वाले पहले ईसाई पादरी थे संत थॉमस। 138 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए कौन कौन से 139 में कौन कौन से कुषाण के राजा कौन से धर्म को अपनाए थे। ठीक है, तो कुजुल कटफिसेस जो हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाए थे, कनिष्क जो हैं बौद्ध धर्म को अपनाए थे, और वीमक कटफिसेस जो है सैव धर्म को, सैविज्म को अपनाए थे। तो 139 का सही ऑप्शन है ए। कुजुल कैटफिसेस बौद्ध धर्म अपनाए थे, कनिष्क भी बौद्ध धर्म अपनाए थे, और विम कटफिसेस सैव धर्म को अपनाए थे। तो सही ऑप्शन है 139 का ए। सही ऑप्शन है 139 का ए। 140 व्हेन डिड आइडल वर्शिप एंड थ्योरी ऑफ इनकारनेशन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में मूर्ति पूजा और अवतारवाद के सिद्धांत की शुरुआत कब हुई? तो गुप्ता पीरियड में। 140 का है डी, 140 का सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 141। 8 अगस्त 2021 को अनुपम श्याम ओझा का निधन हो गया, वो क्या थे? अनुपम श्याम ओझा पास्ट अवे ऑन 8 अगस्त 2021। ही वॉज एन एक्टर, वो एक अभिनेता थे। तो क्वेश्चन नंबर 141 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 142। 7 अगस्त 2021 को कौन दो महिला ITBP की पहली महिला सहायक कमांडेंट बनी? On 7th August 2021, who became the first woman assistant commandant or 2 women of ITBP? तो सही आंसर है आपका प्रकृति एवं दीक्षा। प्रकृति एवं दीक्षा 142 का सही ऑप्शन है बी। 143। 10 अगस्त 2021 को डॉक्टर बालाजी तांबे का निधन हो गया। डॉक्टर बालाजी तांबे पास्ट अवे ऑन 10th of अगस्त 2021। हु वॉज ही? तो वो एक आयुर्वेद चिकित्सक थे। ही वॉज एन आयुर्वेद डॉक्टर। 143 का सही ऑप्शन है बी। 144। 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में किस पहलवान ने रवि कुमार दहिया को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता? तो सही ऑप्शन है जीवर युगुएव। 54 का सही ऑप्शन है बी। 55। 28 जुलाई 2021 को किसने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? हु वॉज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक ऑन जुलाई 2021? तो ही वॉज बसवराज बोमई। बसवराज बोमई। 50। क्वेश्चन नंबर 145 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 146। 28 जुलाई 2021 को किसने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया? हु टुक ओवर एज द न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ऑन 28 जुलाई 2021? तो ही वॉज राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना इज द न्यू पुलिस कमिश्नर। तो 146 का सही ऑप्शन है बी। 147। 28 जुलाई को किसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड as the new chief executive officer of Bharat Bill Payment System on 28 July 2021? तो सही आंसर है नुपुर चतुर्वेदी। 147 का सही आंसर है ए। 148। 26 जुलाई 2021 को फार्म मिन चिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए? फार्म मिन चिन वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री on 26 July 2021? So the correct answer is Vienna. The correct answer is Vietnam. Right? तो 148 का सही ऑप्शन है डी। 149। 24 जुलाई माफ कीजिएगा 24 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किसे नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया? तो नासिर कमल। 150। 10 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑन 7 अगस्त 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट रीअपॉइंटेड रेखा शर्मा एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। तो 150 का सही ऑप्शन है आपका बी, 3 ईयर्स। तो चलिए इसके साथ हम लोग का टेस्ट 3 जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। कल आपको
सप्लीमेंट्री लिस्ट 2 मिलेगा। कल आपको सप्लीमेंट्री लिस्ट 2 मिलेगा। टुमारो यू विल गेट सप्लीमेंट्री लिस्ट 2 विथ 173 क्वेश्चन। कल के जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 173 क्वेश्चन होगा। टिल द टाइम, बी हैप्पी, स्टे healthy, stay with all the precautions, and all the best for your exams. Thank you.